नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, केंद्र की सत्ता में तीसरी बार लौटने का दावा करने वाली बीजेपी को कायदे से इस वक्त आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखाई देना चाहिए था, क्योंकि लोकसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है और उम्मीदवारों का ऐलान और नामांकन का दौर भी अब शुरू हो गया है। लेकिन बीजेपी घबराई हुई दिखाई दे रही है। विपक्ष के सामने बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। खासकर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके बीजेपी ने अपने लिए जो मुसीबत मोल ले ली है, उसे वो कैसे दूर करे, ये बीजेपी के समझ में नहीं आ रहा है। अरविंद केजरीवाल जेल से अपनी सरकार चला रहे हैं। दुनिया भर को यह दिख रहा है कि दिल्ली का निर्वाचित मुख्यमंत्री राजनीतिक बदले के कारण जेल में है और मोदी सरकार ने लोकतंत्र का अपमान किया है। जर्मनी का विदेश मंत्रालय कह चुका है कि हमें उम्मीद है कि इस मामले में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के मानक और मूलभूत लोकतांत्रिक सिद्धांत लागू किए जाएंगे। भारत के लिए कहना है जर्मनी के विदेश मंत्रालय का, जिस पर भारत सरकार ने नाराजगी जताई थी। इसके बाद अमेरिका के विदेश विभाग ने भी आपत्ति दर्ज कराई। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा है इसी मसले पे कि अमेरिकी सरकार मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए एक निष्पक्ष, पारदर्शी और समायोजित कानूनी प्रक्रिया के लिए प्रोत्साहन देती है। हालांकि भारत सरकार ने इस पर भी आपत्ति जताई है, लेकिन बीजेपी इस आरोप का दाग कैसे मिटाएगी, क्योंकि ये एक बड़ी चुनौती अब मोदी के सामने है। मोदी के सामने दूसरी सबसे बड़ी परेशानी अपने नाराज नेताओं को संभालने की भी है। इस बार बीजेपी ने 100 से ज्यादा सांसदों के टिकट काटे हैं और कुछ नेताओं ने खुद ही बीजेपी को राम राम कह दिया है। आप सबने देखा, कई नेताओं ने चिट्ठी लिखी। अपने पुराने और परखे हुए नेताओं की जगह बीजेपी ने दूसरे दलों से तोड़कर लाए हुए नेताओं को टिकट दी है, जिससे बीजेपी में भीतर ही भीतर नाराजगी फैल चुकी है। और हो सकता है कि चुनावों के वक्त जब बूथ मैनेज करने की बारी आए तो ये नाराजगी बीजेपी को हार की तरफ ले जाए। मोदी की तीसरी परेशानी ये है कि वो तमाम सारे मुद्दे हैं दोस्तों, जिन पर इस देश की जनता ने 10 सालों तक किसी जवाब की उम्मीद की थी, जैसे बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, किसानों की तकलीफ, महिलाओं की स्थिति। ऐसे तमाम मुद्दों पर जनता ने अच्छे दिनों में अच्छे समाधानों का इंतजार किया था, लेकिन अब जनता भी निराश और नाराज हो चुकी है। अपनी उपलब्धियों के नाम पर मोदी राम मंदिर का उद्घाटन तो गिना सकते हैं, लेकिन इससे यह साबित नहीं कर सकते कि देश की जनता की सेहत राम मंदिर से सुधरेगी या उसे मंदिर से रोजगार मिल जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी की चौथी परेशानी है। इस पर भी बीजेपी का खेल सबके सामने आ चुका है। परकला प्रभाकर, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति हैं और बड़े अर्थशास्त्री भी हैं, उन्होंने इसे दुनिया का, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड को दुनिया का बड़ा घोटाला बताया है। सोशल मीडिया पे आप देखेंगे उनका एक वीडियो, एक छोटा सा इंटरव्यू लेता हुआ, बाइट देता हुआ एक वीडियो उनका काफी वायरल हो रहा है, जिसमें बता रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। आप जरा गौर फरमाइए दोस्तों कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पति अगर ये कह रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, तो ये इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये हम, आप, विपक्ष या कोई और नहीं कह रहा है, बल्कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पति कह रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। मोदी के लिए पांचवी परेशानी विपक्ष की एकता है दोस्तों, जिसमें बार बार की कोशिशों के बावजूद बीजेपी सेंध नहीं लगा पाई है। विपक्षी दल अगर सीट शेयरिंग पर उलझ रहे हैं तो अपनी उलझन वो आपस में ही सुलझा भी रहे हैं, यानी इसमें भी बीजेपी को मुंह की खानी पड़ रही है। कुल मिलाकर बीजेपी लगातार बैकफुट पर दिख रही है और अपने पीछे होते कदमों में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से बीजेपी ने कुल्हाड़ी मार ली है अपने ही कदमों पर। क्या इन हालात में बीजेपी तीसरी बार जीत के दावे अब कर पाएगी या जनता के सामने आ चुका है बीजेपी का सच? ये सब यहां हम खोलेंगे आपके सामने, लेकिन उससे पहले 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें रखना चाहता हूं। ईडी को कोर्ट से नोटिस, कोर्ट से झटका, ये हम यहां क्यों लिख रहे हैं और बढ़ गई कैसे बीजेपी की मुसीबत, यहां क्यों लिख रहे हैं? आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि अभी अभी थोड़ी देर पहले हाई कोर्ट में जो आज दिन भर मामला चल रहा था अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी वरिष्ठ वकील, उन्होंने याचिका लगाई थी आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने, और ईडी के खिलाफ, ये जो उनकी गिरफ्तारी है उसके खिलाफ। उस पर अभी अभी जो फैसला आया है वो फैसला ये है कि ईडी को हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। जी हां, हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है और ईडी की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल जो वहां आए थे, बात अपनी रख रहे थे ईडी की तरफ से, वकील साहब, वो
3 सप्ताह का समय मांग रहे थे, लेकिन उनको 3 सप्ताह का समय न देकर मात्र 4 दिन का समय दिया गया है। अब 2 अप्रैल को इस पर अपनी बात रखनी है ईडी को। एक बड़ा झटका, एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि ईडी को उम्मीद थी कि याचिका खारिज हो जाएगी हाईकोर्ट से, लेकिन याचिका खारिज नहीं होती है, बल्कि नोटिस जारी किया जाता है ईडी को हाईकोर्ट की तरफ से केजरीवाल की इस याचिका पर। इसके क्या मायने निकाले जाएं, इस चर्चा में उस पर भी बात करेंगे। और इन तमाम मसलों के साथ साथ आज दिन में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें वो अपनी बात रखती हैं, फिर वो चली जाती हैं, कोई सवाल नहीं, लेकिन एक चिट्ठी पढ़ के चली जाती हैं। लेकिन इसमें जो उन्होंने बात रखी है वो मायने रखती है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि कल, यानी कल 28 तारीख है, और आप जानते हैं कि राउज एवेन्यू कोर्ट में, जो लोअर कोर्ट है, ईडी जहां पेश की थी अरविंद केजरीवाल को, और जहां से ईडी ने 6 दिनों की रिमांड पर भेजा था, हाईकोर्ट ने ईडी की रिमांड पर भेजा था अरविंद केजरीवाल को, वहां कल 2 बजे पेश होना है। केजरीवाल को फिर से ईडी पेश करेगी और फिर से रिमांड चाहेगी। लेकिन उससे पहले ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें इन्होंने जो खुलासा किया है या जो आगे करने जा रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। कह रही हैं सुनीता केजरीवाल कि कल 28 तारीख को अरविंद केजरीवाल एक बड़ा खुलासा करेंगे। क्या खुलासा करेंगे ये तो कल देखेंगे, लेकिन क्या कुछ कह रही हैं जरा उनकी जुबानी सुन लेते हैं। नमस्कार। कल शाम मैं जेल में अरविंद जी से मिलने गई। उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे, लेकिन निश्चय दृढ़ है। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? क्या ये लोग चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याओं से जूझते रहें? इस बात से अरविंद जी को बेहद पीड़ा हुई है। अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में 1 पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी के यहां रेड मारी, 1 भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां। उसका सबूत भी देंगे। तो सुना आपने सो कॉल्ड इस शराब घोटाले का, ये जिस शराब घोटाले में आबकारी नीति में के परिवर्तन के मामले में यहां आप ईडी की गिरफ्त में हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री। उनकी पत्नी का ये बयान कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कल 28 तारीख को जब वो राउज एवेन्यू कोर्ट में फिर से पेशी उनकी होगी तो उस समय एक बड़ा खुलासा वो करेंगे शराब घोटाले को लेकर, और उसमें बताएंगे कि ये पैसा है कहां। ये तमाम बातें यहां सुबह सुबह इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई, आप लोग सुन भी चुके होंगे। इस पर बहुत सारी चर्चा हो गई, लेकिन दिन भर जो सबसे बड़ी चर्चा थी वो ये थी कि हाई कोर्ट से आखिर क्या कुछ फैसला आता है। और हाई कोर्ट से जो फैसला आया है वो भी चौंकाने वाला है, क्योंकि हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के मामले पर ईडी को नोटिस जारी कर दिया है और कहा है, जबकि ईडी की तरफ से कहा जा रहा था कि हमें एक बहुत बड़ा मामला है, इसमें 3 सप्ताह का समय चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि 3 सप्ताह नहीं बल्कि हम आपको मात्र 4 या 5 दिन का समय दे सकते हैं, और 2 तारीख को फिर से पेशी के लिए, इस पर सुनवाई के लिए हाई कोर्ट ने बुलाया है। तो मामला जो है वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ 5 मुसीबतें, 5 अलग अलग ढंग से पॉइंट्स आपके सामने इसी प्रस्तावना में मैं रख रहा था कि कैसे बीजेपी की मुसीबत बढ़ रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्या सिर्फ गिरफ्तारी मात्र है, या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद मुसीबत में फंस गई है बीजेपी खुद? क्योंकि
सोचा तो कुछ और होगा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इंडिया गठबंधन का जो ये रिश्ता जो मजबूत होता जा रहा है, ये जो डोर मजबूत होते हुए हम देख रहे हैं, उसको कमजोर किया जाएगा, वो कमजोर हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ क्या, इसकी चर्चा हम करेंगे इसी दौरान दोस्तों। और उसके अलावा मुसीबतों में और भी बहुत सारी मुसीबतें हैं जो पहले रख चुका हूं, जिसमें सबसे बड़ी बात कि 100 से ज्यादा अपने प्रत्याशी, अपने पुराने साथियों के टिकट काटकर अगर बीजेपी सोचती है कि फिर से उसी फॉर्मूले पे चलें कि एक एंटी इनकम्बेंसी में फंस गया है तो उसको किनारे करो और दूसरे को ले आओ, 5 साल वो भी मलाई खाए और फिर अगली बार जब हम आए तो किसी और को ले आओ। क्या देश की जनता ये बात नहीं जानती है? मुसीबतें बीजेपी की बढ़ती जा रही हैं और बताया यह जा रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है वो कमजोर हो रहा है। चलिए जरा पर्दा हटाने की कोशिश करते हैं इस कार्यक्रम के जरिए कि कौन कमजोर हो रहा है, कौन मुसीबत में फंस रहा है और ईडी क्या अब खुद मुसीबत में फंसने वाली है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। इस वक्त देखिए 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। समीरात्मज मिश्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील शुक्ला जी, सुनील जी आपका स्वागत करता हूं। प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत बड़ा दिन आप कहें तो देश की सियासत के हिसाब से और उसमें भी जो कोर्ट में चल रहा है। सुनील शुक्ला जी आपके पास ही आना चाहता हूं, आपकी नजरें भी रही होंगी दिल्ली में जो कुछ चल रहा है। लगातार एक बात यह दिखाई दे रही है कि दिल्ली में मामला सिर्फ अरविंद केजरीवाल का नहीं है और बार बार मैं ये बात इसी कार्यक्रम के जरिए रख भी रहा हूं कि हम लोग चर्चा सिर्फ इस चर्चा के दौरान अगर अरविंद केजरीवाल के इस मसले को उठा रहे हैं तो मामला सिर्फ अरविंद केजरीवाल का नहीं है। मामला है कि चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई, उसके बाद एक गिरफ्तारी होती है, वो भी हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी। देश की राजधानी दिल्ली, उसका सीएम गिरफ्तार होता है, पद पे अभी भी बने हुए हैं। और उसके बाद बीजेपी सोचती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के बाद शायद बैकफुट पर आ जाएगा इंडिया गठबंधन, लेकिन शायद ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। कहां यहां गलती हो गई बीजेपी से और कहां यहां से ईडी पर भी निगाहें जो हैं वो अब उल्टी पड़ सकती हैं। दृष्टि जो है, जो अभी तक सीधी पड़ी हुई हैं, सुनील शुक्ला जी अब उल्टी दिशा में आपको लगता है क्या? बहुत कुछ ईडी के हाथ में है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट तो है देश का और सुप्रीम कोर्ट के ही एक एडवोकेट साहब इसी शनिवार को एक सेमिनार में बयान दे चुके हैं कि आर्टिकल 20, 21, आर्टिकल 19 इन सब का जिक्र करते हुए कि कैसे हमारे देश में जो स्वतंत्रता है, वो बोलने की जो आज़ादी है, हमारे देश में आपके रहने की आज़ादी, खाने पीने की आज़ादी, आपके स्वच्छ हवा लेने की आज़ादी, जिसको पूर्ण रूप से आज़ादी कहते हैं, उस पर हमला किया जा रहा है ऐसी जांच एजेंसियों को सामने खड़ा करके। ये बात कही जा चुकी है। तो और अब हाईकोर्ट सामने है। जरा आपकी पहली टिप्पणी इस पर चाहता हूं कि यहां से कैसे आप देखते हैं कि ईडी को सामने रख के और जिसकी पोल खुल भी रही है, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो, उसमें भी आप चंदा वसूली के लिए पहले ईडी को सामने करते हैं, आईटी को सामने करते हैं, सीबीआई को सामने करते हैं। नवीन जिंदल के केस में भी हमने देख लिया कि 4 दिन पहले एक नोटिस थमाया जाता है, 4 दिन बाद नवीन जिंदल जो हैं वो धोबी घाट में आकर के स्वच्छ हो जाते हैं और टिकट ले लेते हैं बीजेपी की तरफ से। ऐसे कई लोग हो रहे हैं और लगातार जो सही है उस पर भी निगाहें जो हैं अपनी अब शक दृष्टि जो पड़ती है वही हो रहा है। कैसे देखा जाए सुनील जी? धन्यवाद राजीव जी। ये जो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। कोई भी व्यक्ति, इस देश का कोई भी नागरिक भ्रष्टाचार के पक्ष में खड़ा नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पर विरोधियों का दमन भी नहीं स्वीकार किया जा सकता। अगर यह मामला इतना ही गंभीर था तो इसके पहले भी कार्रवाई की जा सकती थी। आज कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपके पास किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ या किसी राजनीतिक दल के संयोजक के खिलाफ कोई साक्ष्य है तो साक्ष्य पर सामने रखना चाहिए। अगर आपके पास इतने साक्ष्य हैं कि आप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लें तो साक्ष्य न्यायालय को भी पता होना चाहिए। यह कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। और निश्चित रूप से चुनाव के मौके पर तो इस तरह की कार्रवाई निश्चित रूप से विपक्षी दलों के को हतोत्साहित, कमजोर करने या उनके ऊपर प्रहार करने की कोशिश के तहत ही आएगा। हम सभी ने इमरजेंसी देखी 1975 में।
1975 में इस देश के तमाम विपक्षी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। उसके बाद 19 महीने के बाद 1977 में चुनाव की घोषणा होती है। जो नेता गिरफ्तार किए गए थे उन्हीं नेताओं को छोड़ दिया गया। उन नेताओं के खिलाफ भी आरोप थे, आपराधिक आरोप लगाए गए थे। ऐसा तो था नहीं कि केवल उनको यूं ही पकड़ कर बंद कर दिया गया था। यूं ही आप बंद कर नहीं सकते किसी को। उनको भी आप अदालती कार्रवाई के नाम पर डिटेन कर सकते थे, लेकिन नहीं, तत्कालीन लोगों ने जो इस देश के हुकूमत में थे उन्होंने सभी नेताओं को छोड़ा कि आप चुनाव लड़िए। आज तो एकदम अलग स्थिति हो गई है कि आप एक राज्य के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लेते हैं जो केंद्रीय सत्तारूढ़ दल को एक बड़ी चुनौती देता हुआ दिख रहा है। न्यायालय ने जो टिप्पणियां की हैं, आप ईडी के पीएमएलए कानून के तहत जो लोगों की गिरफ्तारियां ईडी कर रहा है वो तो इसीलिए कर रहा है, अब तक का यह जितने घटनाक्रम है कि लोगों को अदालतों से जमानत न मिलने पावे। और इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने गंभीर टिप्पणी भी की कि इसका जो एक नियम यह है कि ट्रायल होने तक जमानत नहीं मिल सकती है, ये कानून है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप ट्रायल होने नहीं देना चाहते, आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगाते जाते हैं और ट्रायल शुरू नहीं होता। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा अपनी टिप्पणी में कि आप इस आधार पर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते। तो ये एक निजी आजादी का भी सवाल है, निजी स्वतंत्रता का भी सवाल है। किसी के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हो रही, अब जब महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दिया आपने, आप उनको जांच के लिए बुलाना शुरू कर दिए। इतने दिन तक आपको नहीं याद आया कब आपने उनकी सदस्यता आपने खत्म की, उसके बाद आपने जांच शुरू की, अब पता चला कि आप ईडी उनको जांच के लिए बुला रही है। तो चुनाव कौन लड़ेगा, कैसे लड़ेगा? ये लेवल प्ले ग्राउंड कैसे माना जा सकता? और निश्चित रूप से जो ईडी को न्यायालय ने नोटिस जारी किया और उससे उन वजहों को जानना चाहेगा कि आप क्यों अरविंद केजरीवाल को रखना चाहते हैं। जी। निश्चित रूप से कोई वजह नहीं है आपके पास। आप जिन लोगों के बयान के ऊपर अरविंद केजरीवाल को आप जेल में रखे हुए हैं उनको तरह तरह की सुविधा आप दे चुके हैं। अगर शरद चंद्र रेड्डी के बयान पर ही आप अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बताना चाहते हैं तो शरद चंद्र रेड्डी को भी आपने कितने सहूलियतें दी और कितने सहूलियतें आपने प्राप्त की उनसे, या ये तो आप इन ब्लैक एंड व्हाइट है, सबके सामने है। अब इसका साक्ष्य है कि आप उनकी कंपनी पर रेड डालिए और उसके बाद चुनावी चंदा लीजिए, फिर जमानत का विरोध मत कीजिए, पीठ दर्द के नाम पर वो अदालत में जाएं और आप उसका विरोध मत कीजिए और उनको बाहर कर दीजिए, उसे बयान लेकर के आप किसी को जेल में डाल दीजिए। ये तो और कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है और यह कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि इसको स्वीकार किया जाएगा। और यह जो कार्रवाई की, मैं व्यक्तिगत तौर पर इसको भारतीय जनता पार्टी की बड़ी राजनीतिक भूल मानता हूं। जो मैं हेमंत सोरेन की जब गिरफ्तारी हुई झारखंड में तो निश्चित रूप से वो भी एक गंभीर बात थी, लेकिन और उसको गंभीरता से उस राज्य के लोगों ने लिया भी, आदिवासी इलाकों में लोगों ने लिया, लेकिन वो चर्चा उतनी नहीं हो पाई जितनी चर्चा अरविंद केजरीवाल को लेकर के है, लगातार बनी हुई है। क्योंकि वो दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली राज्य देश की राजधानी में है और वहां पर लगातार इस तरह गतिविधियां बनी हुई हैं। विदेशी जर्मनी और यूएस की सरकारों तक ने इस पर टिप्पणी कर दी। जर्मनी के राजदूत को बुला करके आपको अपना प्रतिरोध व्यक्त करना पड़ा। तो और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर हैं और इस घटना ने कम से कम इंडिया दल समूह को और मजबूत कर दिया। 31 तारीख को जो एक बड़ी सभा रैली आहूत करने का निर्णय लिया इंडिया दल समूह ने, मुझे लगता है कि बड़ा साहसिक निर्णय और एकदम चुनाव के मौके पर होने वाले एक आवश्यक इस तरह का निर्णय था वो। और यह पूरा का पूरा घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। और जो लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जो लोगों की व्यक्तिगत आजादी में विश्वास रखते हैं, वह इस किसी भी घटना के पक्ष में नहीं हो सकते। अरविंद केजरीवाल की तमाम राजनीति से हम और आपस सहमत हो सकते हैं, लेकिन इस समय जो कुछ भी अरविंद केजरीवाल के साथ हो रहा है वह कहीं से भी लोकतांत्रिक मूल्यों और परंपराओं के अनुकूल नहीं है। और अगर आने वाले दिनों में अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को बेहतर तरीके से संज्ञान लिया तो निश्चित रूप से ईडी को झटका लगेगा।
जी ईडी ने जो तरीका अपना रखा, जरा आपको रोकना चाहूंगा, थोड़ा सा ईडी में आता हूं, आपके पास दोबारा आता हूं सुनील शुक्ला जी। जरा प्रशांत टंडन जी, आपको भी क्या लगता है, जरा ईडी के मामले को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए, और फिर सुनील जी के पास आता हूं, आपको क्या लगता है जो ईडी के मामले पे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो आज सुनवाई की है, और उम्मीद यही थी ईडी की तरफ से जो लोग खड़े हुए थे उनका, और सॉलिसिटर जनरल से लेकर तमाम इन लोगों की उम्मीद थी कि इस मसले को यहीं खारिज कर दिया जाएगा, लेकिन नोटिस जारी करना, इसको कितने झटके के रूप में देखा जा सकता है? और 3 सप्ताह का समय मांग रहे थे और समय मिलता है सिर्फ 4 दिनों का। 5वें दिन आपको वहां फिर से पूरे जवाब के साथ इकट्ठा रहना है, वहां उपस्थित रहना है, इसको कैसे देखा जाए? देखिए राजीव जी, 2 चीजें समानांतर रूप से हो रही हैं। एक, ईडी की कार्रवाई जैसा सुनील जी बता रहे लगातार विपक्षी नेताओं के खिलाफ बढ़ रही है, और दूसरी तरफ जो जुडिशरी है वो अब धीमे धीमे ईडी की तरफ शिकंजा अपना कस रही है। शिकंजा ये कस रही है कि उनको कानून के दायरे में ला रही है, संवैधानिक स्कीम के तहत ला रही है कि ईडी का जो PMYL जिसके तहत प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, हाँ, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, हाँ एक्ट, उसके तहत जो ईडी कार्रवाई करती है वो कितना मानवाधिकार या जो संवैधानिक अधिकार है नागरिकों के, उसके अंतर्गत कितना आता है, क्या वो नेचुरल जस्टिस के दायरे में आता है कि नहीं आता है। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है कि जी आप सप्लीमेंट्री पे सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करते हो, फिर अभी सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित कर दिया है कि वो CRPC की 120B यानी जो कॉन्स्पिरेसी है उसके साथ वो पढ़ा नहीं जाएगा जी। तो ये जो हथकंडे ईडी अपनाती है उसके खिलाफ एक कानूनी जवाबदेही जो है वो धीमे धीमे पैदा हो रही है। ये जो अनब्रिडल्ड, मतलब बिल्कुल बिना जवाबदेह जो पावर है ईडी के पास, वो उस पावर को अब जुडिशरी चाहती है कि इसको जवाबदेह बनाया जाए जी। और इसी की रोशनी में आप देखिएगा कि अरविंद केजरीवाल के जो फैसला है वो आ सकता है, और इसीलिए उनको नोटिस दिया ताकि कानून के तमाम सारे जो सवाल हैं ईडी जवाब दे ना अपना, पहली बात। दूसरी बात राजीव जी, अरविंद केजरीवाल का कोई बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया है, बिना बयान रिकॉर्ड किए उनको गिरफ्तार किया गया जी। आपको याद होगा कि तमाम सारे मामलों पे ईडी पहले बुलाती है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बुलाया ईडी ने, उनसे जवाब लेती है, दस्तखत कराती उनके बयान पे, और ईडी के सामने दिया गया बयान जो है वो मजिस्ट्रेट जैसा बयान है, मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया जैसा बयान है, क्योंकि ईडी के पास मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सिविल कोर्ट की पावर है। लेकिन यहाँ पे ईडी ने एक टेक्निकल गलती की है कि अरविंद केजरीवाल को उन्होंने बगैर किसी बयान दर्ज किए इनको गिरफ्तार कर लिया है, और अब आप जो भी कस्टडी के अंदर बयान लेंगे वो बयान कितना एडमिसिबल होगा वो तो कोर्ट जाने, लेकिन ये एक विवाद का विषय कोर्ट में बनेगा कि आपने बगैर बयान के उनको गिरफ्तार कर लिया है, एक बात। अब उसका जो पॉलिटिकल असर है, आज उनकी पत्नी ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, संदेश दिया है, चिट्ठी पढ़ी है, और देखिए अब मोदी जी के सामने दिक्कत क्या हो गई, गिरफ्तार तो करवा लिया उसको, अब उसको अब वो छूट गया, अगर जमानत हो गई तो भारी पड़ेंगे। अभी 30 तारीख को इंडिया गठबंधन की रैली भी है बड़ी सी, दिल्ली में ही रामलीला मैदान में, जिसमें 31 को जरा आप कह रहे हैं, जरा अपडेट कर देते हैं, जरा ले आइए। जरा केसी वेणुगोपाल ने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है, और उस ट्वीट को जरा लेके आइए। कैसी तैयारियां चल रही हैं रामलीला मैदान में, वो आप जो कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया गठबंधन अपनी तैयारियों के साथ यहाँ दिल्ली में, और ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती पेश करने जा रहा है इंडिया गठबंधन इसी दिल्ली में। 7 सीटें, बहुत बड़ी दिल्ली नहीं है आप जानते हैं, लेकिन ये 7 सीटें कितनी सीटों पर
543 सीटें हैं इस देश में लोकसभा की जिस पर चुनाव होना है, और इन 543 में से आप ये तय मानिए कि मैक्सिमम सीटों पर ये 7 सीटें जो हैं उसको प्रभावित करती हैं। केसी वेणुगोपाल लिख रहे हैं कि इन प्रिपरेशन ऑफ The India mega rally at the Ramlila Maidan, Delhi on 31st March held a meeting with leaders from Delhi and Haryana at the AICC headquarter। आप देखिए कि ये पूरा का पूरा दिल्ली के कांग्रेस के हेडक्वार्टर में यहाँ एक बैठक, और इस बैठक में जो इंडिया गठबंधन की जो रैली होने वाली है, मेगा रैली, उसकी तैयारी 31 मार्च को, उस तैयारी के लिए यहाँ बैठक और तमाम लोगों से मिलकर आगे कैसे करना है, पूरी प्लान, वी विल फाइट बैक लिख रहे हैं। और यहां इन तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। जरा इसको हटाइए और सीधा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी, आप कह रहे थे 31 तारीख को ये रैली है, और इसी रैली में उन तमाम जो अभी तक हुआ है उन तमाम मसलों की चुनौती पेश की जाएगी, कहा जा सकता है। मामला दोस्तों, आप लोग, कई लोग, एक आध मैं कमेंट भी देख रहा हूं, लिख रहे हैं कि अभी चर्चा होनी चाहिए 650 करोड़ रुपए वो 23 फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने कैसे किए। इन सब पे बात कर चुके हैं दोस्त, कल ही हमने बात की है, इसलिए प्लीज डाइवर्ट मत कीजिए। अगर आप हमारे अच्छे साथी हैं तो अच्छे कार्यक्रम और इस कार्यक्रम को डाइवर्ट करने की कोशिश मत कीजिए। आप जानते हैं कि आप लोगों के कमेंट को हम रखते हैं, लेकिन मुकेश मिनेकर साहब, आपके लिए स्पेशली मैं कह रहा हूं कि हम ऑलरेडी बीबीसी की ये रिपोर्ट है, कल इस पे चर्चा कर चुके हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पे अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के पतिदेव ने क्या कुछ कहा है वो भी कह चुके हैं। तो इसलिए ये 1.5 घंटे पौने 2 घंटे का कार्यक्रम होता है, बहुत ध्यान से सुनिए, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं होती जो हम छोड़ते हों। लेकिन चलते हैं, आते हैं जरा इधर प्रशांत टंडन जी आपके पास, और आपसे आप अपनी बात आगे बढ़ाइए। फिर एक बार फिर से मुझे सुनील शुक्ला जी के पास जाना है, जिनको जहां रोका था उस बात को फिर आगे बढ़ानी है। जी प्रशांत जी। इसके जो राजनीतिक माने राजीव जी, क्योंकि लड़ाई ये कोर्ट में, अब कोर्ट के बाहर जो लड़ाई है वो बहुत दिलचस्प है। इंडिया गठबंधन की रैली हो रही है, इस रैली का संदेश केवल दिल्ली में नहीं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर भारत सब जगह जाएगा। अब अगर अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर यानी कस्टडी में रहते हुए चुनाव लड़ते हैं, तो इस रैली से दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ताकत दिखाई दे जाएगी, और वो अंदर चुनाव में रहकर लड़ना जो है वो कितना कैसा होता है, हमने इतिहास में देखा है। जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर तमाम नेताओं का कि जेल में रहकर चुनाव लड़ते हैं तो वो कितने भारी मतों से जीतते हैं। तो ये एक गले की फांस बन गया अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। और जैसा मैंने शुरू में कहा था राजीव जी, ये पॉलिटिकल फैसला नहीं था, ये प्रशासनिक सलूशन निकाला गया एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम का, जो मोदी साहब के गले की फांस बन गया है। मतलब बीजेपी की मुसीबत जो हम लिख रहे हैं बढ़ गई है, बीजेपी की मुसीबत, वो बीजेपी की मुसीबत यहां से और बढ़ गई, ये साफ दिखाई दे रहा है। जरा फिर से आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी, क्या ईडी के मामले में अभी तक ईडी अभेद्य है? ईडी ने जो चाहा सो कर लिया, लेकिन अब क्या कोर्ट के नोटिस, कोर्ट ने जो प्रतिक्रियाएं दी, कोर्ट के जो फैसले आ रहे हैं या कोर्ट की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, इन सब चीजों, इन सब पर अगर ध्यान गौर फरमाएं तो क्या लगता है कि अब धीरे धीरे नकेल जो है कसने की तैयारी उधर भी है? क्या लगता है आपको कि नहीं बहुत ज्यादा हो गया? क्योंकि जो भी बीजेपी में शामिल हो जा रहा है वो हर चीज से पाक साफ हो जा रहा है। पहले वॉशिंग मशीन की बात होती थी कि बीजेपी के पास वो वॉशिंग मशीन है जिसमें जो भी गया वो सफेद होकर निकलता है, लेकिन अब तो धोबी घाट बना के रख लिया है। जिसको चाहो, चुनाव का वक्त है, जिसको चाहो उस धोबी घाट में पहुंचा दो और सब साफ सफेद हो जा रहे हैं। उनके ऊपर कोई ईडी, कोई सीबीआई, कोई आईटी नहीं। लेकिन ये क्या गलत नहीं है? और क्या इसको अब हिंदुस्तान का कोर्ट नहीं समझ रहा है? और अगर समझ रहा है तभी तो ये नोटिस है, जो नोटिस आज दिल्ली हाई कोर्ट ने भेजा है, ये माना जाए। इसको न्यायालय भी समझ रहा है और आम जनता भी समझ रही है। अगर दिल्ली के सड़कों पे जो लोग प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, या अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के दिन पूरे लगभग देश के सभी राज्यों में जो प्रदर्शन हुए, ये क्या आपको इस कार्रवाई के खिलाफ जन आक्रोश का प्रदर्शन नहीं नजर आता? न्यायालयों ने, खासकर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है ईडी कार्रवाई को लेकर कि आप ट्रायल नहीं होने देंगे, चार्जशीट दाखिल नहीं करेंगे और लंबे समय तक किसी को जेल में रखेंगे, इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 32 के तहत
लोगों की गिरफ्तारी को आप लंबे समय तक नहीं रोक सकते। स्वाभाविक तौर से स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप किसी को गिरफ्तार कर लें, आप चार्जशीट दाखिल न करें, अपनी जांच पूरी न करें, लोग सालों साल जेल में पड़े रहें, इसको अदालतें कैसे कब तक बर्दाश्त कर सकती है और क्यों बर्दाश्त करेंगी? निश्चित रूप से पीएमएलए कानून के तहत इस तरह का प्रावधान, बड़े कड़े प्रावधान है, ठीक है, लेकिन ये एक तो एक तरफा कार्रवाई जी, जो सरकार के खिलाफ है उनके खिलाफ कार्रवाई, जो सत्तारूढ़ दल में शामिल हो जाए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, उनके खिलाफ चल रहे कार्रवाइयों को बंद कर देना, ये किसको कैसे स्वीकार किया जा सकता है? न्यायालय कैसे स्वीकार कर लेगा? आम जनता कैसे स्वीकार कर लेगी? और जो लोग हम लोग के हमारे दर्शक जो बात कर रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब कोई सामान्य बॉन्ड, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है वो। ईडी क्यों नहीं जांच करती है? ईडी उनके बारे में क्यों नहीं पूछती कि जो कंपनियां, जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां, जो कि उनकी दवाएं, जो उनका उत्पाद था वो टेस्ट में फेल हो गया और उन्होंने सत्तारूढ़ दल को करोड़ों करोड़ रुपए चंदा दे दिए और उसके बाद उनका जो उत्पाद था उसको सर्टिफाई कर दिया गया। ऐसी कंपनियां जो घाटे में चल रही थी या ऐसी कंपनियां जिनकी कुल पूंजी उतनी नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा उन्होंने चंदा दे दिया, क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या आखिर पैसा आपके पास आया कहां से? क्या सीधा सीधा मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है? जिस शरद चंद्र रेड्डी के बयान के आधार पर आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, शरद चंद्र रेड्डी तो अगर शराब की नीतियों को लेकर कोई लाभान्वित होने वाला व्यक्ति है, उसमें शरद चंद्र रेड्डी भी है। उनके बयान को लेकर के आप अरविंद के एक मुख्यमंत्री को आप आरोपी बनाते हैं और उन्हीं से चंदा लेकर के आप उनको बख्श कर देते हैं। कोई चार्जशीट नहीं, वो जमानत में जमानत देते हैं। जमानत का नहीं, जमानत तो चले न्यायालय देती है, लेकिन जमानत का विरोध नहीं करते जी। सवाल इस बात का है कि आप न्यायालय में खड़े होकर के विरोध करते हैं। आप तो अरविंद केजरीवाल के जो जमानत की अपील है उसका तो विरोध कर रहे हैं आप, और शरद चंद्र रेड्डी का जमानत का विरोध नहीं करते। और एक सामान्य सा वो मेडिकल ग्राउंड लेते हैं कि साहब हमारे पीठ में दर्द है, पीठ में दर्द होने के क्या इसका उपचार जेल में नहीं हो सकता? तो ये पूरा का पूरा जो मसला है यह भ्रष्टाचार के खिलाफ विपक्षी दलों के को जो टारगेट करने की कोशिश है सत्तारूढ़ दल की, वह पूरा का पूरा अभियान कमजोर होता है, खासतौर से इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला सामने आने के बाद या एक तरफा कार्रवाई के बाद, कि किसी भी सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए व्यक्ति के खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं करते और जो विपक्षी दल है उनको आप टारगेट कर। जनार्दन रेड्डी, क्या क्या नहीं बोला गया है जनार्दन रेड्डी के बारे में कोल खदानों को लेकर के, और आज आप जनार्दन रेड्डी आपके पार्टी में शामिल हो गए, किसी को कोई इतराज नहीं है। किसने क्या नहीं कहा है जनार्दन रेड्डी को लेकर? अब उनकी पूरी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में विलय होगी। फिर आपका भ्रष्टाचार की मुहिम कहां चली गई? आपने नवीन जिंदल का उल्लेख किया, नवीन जिंदल को ही सीआईडी ने नोटिस दिया रखा है इसी कोयला घोटाले को लेकर के, और आप नोटिस देते हैं, उनके बाद अपनी पार्टी में शामिल करते हैं और फिर आप उनको चुनाव में उम्मीदवार बना देते हैं। तो ये जो पूरा का प्रकरण है, इसका राजनीतिक नुकसान भी है भारतीय जनता पार्टी को। मुझे लगता है कि लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। इस तरह से विरोधी दलों का उत्पीड़न या उनको टारगेट किए जाने की किसी भी सरकारी कोशिश के पक्ष में आम जनता कभी नहीं खड़ी हुई है जी। आपको विपक्षियों को भी मौका देना पड़ेगा। और न्यायालयों ने निश्चित रूप से, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जो नोटिस जारी कर दिया, ये आमतौर पर भी ट्रेंड देखने में आया कि कोई भी जमानत के लिए गया उसके तुरंत हाईकोर्ट खारिज कर देता है कि आप ट्रायल कोर्ट में जाइए, यहाँ जाइए, वहां जाइए। लेकिन कम से कम इन्होंने ईडी को नोटिस जारी किया है, तो निश्चित रूप से न्यायालयों ने, खासतौर से सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रवृत्ति को गंभीरता से लिया है कि आप ईडी जांच पूरी करने के बजाय विभिन्न आरोपियों को लंबे समय तक गैर कानूनी तरीके से जेल में बनाए रखने के लिए, जुडिशियल कस्टडी में बनाए रखने का जो हथकंडा अपनाई है, उसको लेकर के न्यायालय गंभीर है। और यह आम आदमी के लिए भी गंभीर विषय है। कोई भी व्यक्ति किसी भ्रष्टाचारी के पक्ष में नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पर उत्पीड़न के ही पक्ष में नहीं है। आप विपक्षी दलों को काम नहीं करने देंगे, कोई तरीका नहीं होता। इसके समय के औचित्य को लेकर भी सवाल खड़ा किया जाना चाहिए। अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई आरोप बनता है, अगर इनकम टैक्स का कोई आरोप कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बनता है, तो उसका समाधान केवल चुनाव के मौके पर किया जाएगा। कैसे स्वीकार किया जा सकता है इसको?
और कैसे माना जाएगा कि आप कानून के उल्लंघन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं? या तो उस श्रेणी में आएगा कि आप विपक्षी दलों को राजनीतिक रूप से काम नहीं करने देना चाहते। जी जी बिल्कुल 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 सही आप कह रहे हैं। ये एक बहुत गंभीर चर्चा है दोस्तों। माफी चाहूंगा हमारे तमाम साथी जो थोड़ा बहुत इधर उधर चाहते हैं मिर्च मसाला, थोड़ा सा इस गंभीरता को समझिए, एक पैटर्न को समझिए। देश की राजनीति में एक पैटर्न बनाया गया है, उस पैटर्न में ईडी है, यानी जांच एजेंसियां हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी, ऐसे तमाम। उसके अलावा एक और भी है कि विपक्ष के सबसे बड़े दल के अकाउंट को फ्रीज कर दो। कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज होता है, अब मालूम हो रहा है कि 500 से ज्यादा करोड़, 534 करोड़ या 540 करोड़ का मामला और ला करके उसको भी फ्रीज करने की कोशिश हो रही है। यानी आर्थिक रूप से बिल्कुल ही कमजोर कर दो, खत्म कर दो, ताकि वो चुनाव लड़ ही ना सके। ये दूसरा मसला। तीसरा है कि आप ऐसे लोगों को, पहले आप देखिए हेमंत सोरेन को पहले जेल में डाला जाता है, उसके बाद तत्काल अभी अभी की बात, उसके बाद राहुल गांधी, शुरुआत कहां से होती है? राहुल गांधी की यात्रा शुरू होती है। उस पूरे पैटर्न को जो नैरेटिव है, या क्या वर्ड बोलते हैं हमारे गृह मंत्री जी, आप लोगों को पता होगा, याद ना हो तो मुझे जरूर आप लोग याद दिलाएं। अमलेंदु जी कुछ कह रहे हैं? अमलेंदु जी, क्रोनोलॉजी, बिल्कुल, ये क्रोनोलॉजी को समझिए। बिल्कुल, इस क्रोनोलॉजी को समझिए दोस्तों। क्रोनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। हालांकि मैं इस शब्द का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करता हूं, इसलिए अभी यहां याद नहीं आ रहा था, लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री इस क्रोनोलॉजी को कई बार समझाते हुए मंचों से, भाषण के मंचों से सुने गए हैं। तो इस क्रोनोलॉजी को समझिए कि एक तरफ जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होती है, जैसे जैसे वो यात्रा आगे बढ़ती है, वैसे वैसे कुछ हर्डल्स क्रिएट किए जाते हैं। उसी में एक हेमंत सोरेन आज जेल में है। आगे बढ़िए, दिल्ली आइए, तो दिल्ली में आप दिल्ली के मुख्यमंत्री को चुनाव की घोषणा के बाद जेल में डाला जाता है। इसी बीच चुनाव की घोषणा होने को है, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को फ्रीज किया जाता है। अब यह मालूम हो रहा है कि उसके कांग्रेस पार्टी के और भी अकाउंट्स को फ्रीज किया जाएगा और भी उनके ऊपर कुछ लगाए जाएंगे ऐसे। इसके अलावा उन तमाम दूसरे दलों के उन नेताओं को अपनी तरफ किया जाता है जो वहां कुछ मजबूती के साथ काम कर सकते थे, लेकिन उनको अपनी तरफ लाया जाता है। जिनके ऊपर गंभीर आरोप हैं उन सबको अपनी तरफ लाया जाता है। कोर्ट में जो है उस पर भी ध्यान दिया जाता है। कोर्ट के लोगों को अभी लगातार आप देख रहे हैं कि बहुत निराशा होती रही कोर्ट के कई आदेशों से। एक आध इलेक्टोरल बॉन्ड को और कुछ को ले लिया जाए, उसके अलावा कई आदेश ऐसे आए, कोर्ट के फैसले ऐसा है जिससे आम जनता को निराशा हुई। तो कोर्ट पे भी कहीं ना कहीं संदेह के निशान जो लगाए गए, जो बातें हैं सही, जो जैसा है वैसे ही आपके सामने रख रहा हूं। और इन सब को अगर देखें तो उस क्रोनोलॉजी को या उस पैटर्न को समझने की कोशिश आप कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि अब यहां से इस चुनाव को कैसे प्रभावित करने की पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। और इसलिए यह चर्चा गंभीर है दोस्तों। ईडी को नोटिस देना यह छोटी मोटी घटना नहीं है, यह एक बहुत बड़ा झटका है। इसलिए यहां हम झटका लिख रहे हैं। समीर जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं, इसको आप किस हिसाब से देखते हैं? समीर जी, अपनी बात में रख रहा हूं, हमारे दो साथियों की बात आपने सुनी, और यहां से बीजेपी कैसे मुसीबत में घिरती हुई नजर आती है, यहां से कैसे अलग अलग चीजों को देखिए। आज अगर आप राजस्थान में देखिए तो वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं है इनके साथ, कमोबेश वही स्थिति दूसरे राज्यों में भी है। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, बहुत नजदीक से आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। अभी मैं देख रहा था जो बीजेपी की जो लिस्ट आई है स्टार प्रचारकों की, उसमें 15वें नंबर पर हैं योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारकों में, और कई छोटे नेता जो हैं वो उनसे ऊपर हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ में क्या चल रहा है, इस पैटर्न को भी समझिए। तो बहुत कुछ। जर्मनी का विदेश मंत्रालय क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल के मामले में, जरा ये देख लीजिए। जर्मनी का विदेश मंत्रालय कह रहा है, हमें उम्मीद है कि इस मामले में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के मानक और मूलभूत लोकतांत्रिक सिद्धांत लागू किए जाएंगे। अमेरिका का विदेश मंत्रालय क्या कुछ कहता है वो भी जरा देख लीजिए। अमेरिकी सरकार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए एक निष्पक्ष, पारदर्शी और समायोजित कानूनी प्रक्रिया के लिए प्रोत्साहन देती है। हालांकि भारत सरकार ने इस पर आपत्ति जताई है। समीर जी, आपके पास आना चाहता हूं, क्रोनोलॉजी को अगर आप समझा पाए तो जरा समझाइए। क्रोनोलॉजी को राजीव जी समझने में, समझाने में, अभी जैसे मेरे ख्याल से प्रशांत जी कह रहे थे
कि उसको कोर्ट भी उसी तरीके से समझ रहा है, आम आदमी भी समझ रहे हैं और हम लोग भी समझ रहे हैं। और यहां तक कि बीजेपी के जो हार्ड कोर समर्थक, जिनको बहुत बोलचाल की भाषा में आजकल भक्त कहा जाता है, यद्यपि मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन उन लोगों से भी बात करिए तो इस क्रोनोलॉजी को वो भी समझते हैं। तो इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन यह है कि अब जब ऐसी स्थितियों में आपको अपन इन सारी चीजों को कि जो डेमोक्रेटिक सेटअप है और जिस तरह से जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका इतना दुरुपयोग करते करते, मतलब इस क्रोनोलॉजी को लेकर के हम आप कई बार 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 उसी चीज को जब बोलते हैं तो हम लोगों को एक तरह से शर्म आने लगती है कि क्या एक ही चीज हम दोहरा रहे हैं। वहीं हेमंत बिस्व शर्मा से शुरू करके और फिर अजीत पवार और जितने भी जो कुछ भी जितने हैं कि आए और धुल गए और पाक साफ हो गए, बाकी जो विरोधी हैं उनके खिलाफ हर दिन अखबार में पढ़ रहे हैं कि आज इस जगह पे है। 3-4 छापेमारी की खबरें मुझको लगता है कि रोज आती है। तो हम लोगों को ये बार बार बोलने में अजीब सा लगता है, लेकिन जो लोग इन एजेंसियों के जरिए ये काम करवा रहे हैं और एजेंसियां जिनके कहने भी ये काम कर रही हैं, उनको पता नहीं कैसे, मतलब किस तरह से उनका अपना जो जमीर है वो अलाउ करता होगा। और उसके बाद जो अदालतों की लगातार उनको लताड़ पड़ रही है इन सब के बावजूद। तो राजीव जी, क्रोनोलॉजी में तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। क्रोनोलॉजी सीधे सीधे ये है कि आपको विपक्षी पार्टियों को किसी भी तरीके से चुनाव लड़ने से डिमोरलाइज करना है। विपक्षी पार्टियों को अगर वो अपना गठबंधन करा रहे हैं तो पहले तो कोशिश होगी कि गठबंधन होने न पाए, इंडी गठबंधन जैसे नाम दे करके उसका मजाक उड़ाएं। और दूसरे ये है कि उन गठबंधन में शामिल पार्टियों को कैसे तितर बितर कर दें, या उन गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेताओं को कैसे अपनी तरफ कर लें। तो और इसके लिए बहुत साफ सुथरा तरीका है कि किसी न किसी के खिलाफ वो 2-4 केस अपना लगा देंगे और फिर आप उसको टहलते रहिए। उसमें फिर बार्गेनिंग हो रही है। बार्गेनिंग में अगर जो इसने समझौता कर लिया वो आया, नहीं समझौता कर लिया तो के चक्कर लगाए और घूमता रहे। तो क्रोनोलॉजी बिल्कुल स्पष्ट है और यही क्रोनोलॉजी है जिसकी वजह से पार्टी पर, बीजेपी गवर्नमेंट पर, सरकार पर या एनडीए सरकार पर ये बार बार ये आरोप लग रहे हैं कि ये एक तरीके से अनकही सी इमरजेंसी है, जिसको आप इमरजेंसी जैसी स्थिति कह नहीं रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली इमरजेंसी। दूसरे ये भी है कि आप जो लोगों का अगर उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो अपनी बात भी कहीं नहीं कह सकते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। प्रदर्शन करते हैं तो उसका क्या तरीका होता है निपटने का, वो हम लोग लगातार देख रहे हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो, जंतर मंतर या कहीं। तो आखिर ये इस तरह की जो स्थितियां होती हैं उसके लिए फिर क्या कहा जाता है? क्या आप ये कहेंगे कि हाँ, आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और आप लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए यही काम कर रहे हैं? प्रदर्शन करने आए किसी राजनीतिक दल के नेताओं को तो मार मार के आप भगा ही रहे हैं। उन चीजों को कवर करने वाले पत्रकारों का आप गला घोंट रहे हैं, गला दबा रहे हैं कि वो मर जाए वहीं पर। तो आपको दिखता होगा कि हाँ, ये सारी चीजें दुनिया में कोई नहीं देख रहा है, लेकिन दुनिया देख रही है। और इसीलिए जब हमारी रैंकिंग तमाम जो बहुत सारे चीजें हैं, चाहे वो पत्रकारिता हो, चाहे वो दूसरे क्षेत्र हो, जब हमारी रैंकिंग एकदम नीचे आती है तो फिर हमको तकलीफ होती है, हमारा राष्ट्रवाद जगने लगता है और हम फिर आरोप लगाने लगते हैं कि नहीं, ये तो विदेशी संस्थाएं हैं, इन्होंने जानबूझ करके किया होगा। पर ऐसा है नहीं। वो लोग यही सब चीजें देख करके करते हैं जिनको हमारे यहाँ का मीडिया जो है सोचता है कि हम छिपा देंगे तो कोई दूसरा नहीं देख पाएगा। तो बिल्कुल स्पष्ट क्रोनोलॉजी है। विपक्ष को कहीं रहने नहीं देना है, हर तरीके से उसको डिमोरलाइज कर देना है, हर तरीके से उसको कमजोर कर देना है और हर तरीके से उसको अलग थलग कर देना है। फिर भी हम लोग ये देख रहे हैं कि जिस तरह से विपक्ष एक यूनाइट हो रहा है, तमाम मतभेदों के बावजूद जो एक उन पार्टियों के बीच में कंसेंसस बन रही है, ये साफ दिखाती है कि इस सरकार से लोग कितने नाराज हैं। अभी आपने ये जो बात कही कि जो पार्टी के भीतर भी, ये बिल्कुल सच्चाई है। आप पार्टी के तमाम नेताओं से, हम में से, आप में सारे लोगों से बातचीत होगी, बहुत से नेताओं से जो ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं और इस भरोसे पे बात करते हैं कि हम उनकी बात को किसी और से, उनके नाम से नहीं कहेंगे।
उनमें जितना असंतोष रहता है, एक मिनिस्टर ने 2 साल पहले की बात है, कैबिनेट मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट में रहे, सीधे सीधे, और ऐसा नहीं कि उन्होंने केवल हमसे कहा, 2-3 लोगों के सामने उन्होंने ये बात कही, कहीं हम लोगों की हैसियत में, यानी एक कैबिनेट मिनिस्टर की हैसियत में, सारे कैबिनेट मिनिस्टर हो सकता है उस लिस्ट में ना आते हो, लेकिन एक ज्यादातर आते हैं, और एक एमपी में कोई बहुत फर्क नहीं है। उनका कहना था कि हाँ, ऐसा मत समझिए कि हाँ पॉलिसी डिसीजन जो है वो सारे में हम लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और हम लोगों का तो सिर्फ ये है कि वो संख्या गिनने के लिए होता है कि हाँ ये इनकी बैठक, इनकी उपस्थिति जरूरी है इसलिए हम बैठ जाते हैं, बाकी कोई बहुत रोल नहीं होता है। तो इन स्थितियों में जो मिनिस्टर हैं, एमपी हैं, उनके ऊपर भी क्या गुजरती होगी। तो ये नाराजगी बहुत गहरे से है, और खासतौर पर जिस तरह से आप कल किसी व्यक्ति को ले आए और जिसके खिलाफ वो लड़ते रहे हैं, अगले दिन आपने उनको फिर से अपने ही पार्टी के नेताओं को दरकिनार करके उनको कर दिया, तो पार्टी के नेताओं का, पार्टी के कार्यकर्ताओं का तो उनके मनोबल टूट ही रहा है। और एक चीज आप ये देखिए कि एक पार्टी का, आप जैसे हिमाचल का हमने उदाहरण देखा, कितना हास्यास्पद लगता है, और ऐसा मध्य प्रदेश में भी हो चुका है और जगहों पर भी, कि एक पार्टी से, रूलिंग पार्टी से वो जीते हुए विधायक है, वो इस्तीफा दे रहे हैं, और फिर उन्हीं विधायकों को बीजेपी अपना टिकट दे रही है। यानी जो उसकी अपनी पार्टी के लोग थे, जो लड़े थे जिनके खिलाफ, उनको हटा करके वो उनको लड़ते, इस तरह से। तो और ये विधायक कैसे चले आए उनके पास, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा इसको समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। इसको समझने के लिए साफ साफ है कि या तो किसी की नस पकड़ी होगी, कहीं ना कहीं किसी भ्रष्टाचार उनको बता दिया होगा कि आपके खिलाफ हम ये कर सकते हैं, या फिर उनको कोई बड़ा प्रलोभन दे दिया गया होगा। इसके अलावा कुछ नहीं होता। और मुझे लगता है कि मैक्सिमम 95% लोगों को तो केवल उनकी एक कोई ना कोई उनको एक ब्लैकमेलिंग करके, यानी उनको उनके खिलाफ किसी कोई कार्रवाई करने की बात करके, धमकी दे करके ही पार्टी में लाया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है। 2-4% को भले ही प्रलोभन दे करके लाया जा रहा हो। तो ये इन सब चीजों से बिल्कुल स्पष्ट है। और ऐसे में आप कहते हैं कि हाँ, हम एक मजबूत लोकतंत्र की ओर जा रहे हैं, तो इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं लगता है। और ऐसी स्थितियों में, यद्यपि हमारा घरेलू मामला है, हम नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरा देश इसमें दखलंदाजी करे, लेकिन इसके लिए अगर कोई कहेगा तो फिर हमको सुनने के लिए तैयार तो रहना ही पड़ेगा। आप कैसे उसको डिफेंड कर पाएंगे कि नहीं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सारा लोकतांत्रिक तरीके से हम कर रहे हैं, संवैधानिक माध्यमों से कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आखिर क्या ऐसी नौबत आ गई है कि अब अमेरिका और जर्मनी बताए कि आपका आंतरिक मामला और उस मामले में कैसे निष्पक्षता आप बरतें, और खासकर जो अदालती कार्रवाई हो रही है उस पर, तो ये भी सोचना होगा कि आखिर कहाँ गलती हमारी है। बाकी तो वो हद पार कर रहे हैं, उसके लिए आप नोटिस दे रहे हैं, उनको बुला रहे हैं और अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं उनके जो राजनयिक यहाँ पे हैं उनके सामने, चाहे अमेरिका हो या जर्मनी हो। लेकिन ऐसी नौबत क्यों आ रही है? और ये मामला दिल्ली का है, दिल्ली देश की राजधानी है, और ऐसे में यहाँ अदालती प्रक्रिया में अगर कहीं पारदर्शिता नहीं है तो बातें बाहर निकलेंगे ही। और न सिर्फ अदालती प्रक्रिया, बल्कि पूरे के पूरे जो पिछला कार्यकाल है मोदी जी का, मोदी जी की सरकार का, उस कार्यकाल में कहीं ना कहीं ऐसे सवाल उठते रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, ये सोचने की बात है। लेकिन चलिए, ये गंभीरता और ये सोचने का काम मोदी सरकार का है। हम उन मसलों पे जरूर यहाँ चर्चा कर रहे हैं। आना चाहता हूँ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आपके पास एक गंभीर चर्चा। लेकिन इस चर्चा में क्या आपको दिखाई देता है कि चुनाव के वक्त इंडिया गठबंधन को कमज़ोर 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 कहा जा रहा है? इंडिया गठबंधन क्या सचमुच उतना कमज़ोर है? क्या इंडिया गठबंधन अपनी राह, जो जिस राह पे चल रहा है, उस राह पे ठीक ठाक चल रहा है, या यहाँ कमज़ोरी साफ झलक रही है? क्या कुछ आपको दिखाई देता है? क्योंकि ये रखना भी यहाँ ज़रूरी है। सुबह से लेकर शाम तक आप मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया, वहाँ पे आप देखेंगे तो यही चलता है कि आज यहाँ तोड़फोड़, यहाँ गड़बड़, और वहाँ से इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं कुछ और हो गया। क्या लगता है आपको, ऐसा है? अक्सर जो चुनाव होते हैं, कई बार वो भ्रमित भी करते हैं, कई बार वो संकेत भी देते हैं। अक्सर कई बार हम देख चुके हैं, पिछले अगर बहुत ज्यादा उदाहरण नहीं, कुछ में तो बड़ा क्लियर कट दिखाई देता है कि कौन जीतने जा रहा है। जैसे आप अगर एक उदाहरण देखिए,
जिस समय राजीव गांधी का चुनाव लड़ने जा रहे थे पहली बार इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, सब कुछ साफ था कि कौन जीतने जा रहा है। ऐसी अटल बिहारी वाजपेयी जिस समय बिल्कुल वो उत्थान पे थे, उसके बाद लगने जा रहा था कि हाँ ऐसा ही होगा। लेकिन वही अटल बिहारी वाजपेयी जब अगले चुनाव के लिए जनता के सामने खड़े हुए, तब किसी को भी भरोसा नहीं था। और दिख क्या रहा था कि शाइनिंग इंडिया के खिलाफ भी एक लहर चल रही है, बिल्कुल वो गुप्त लहर थी, वो अज्ञात थी, वो एक अंडर करंट थी जो बिल्कुल किसी को नजर नहीं आ रही थी। कोई नहीं जानता था कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसा एक हाई प्रोफाइल और बहुत ही अपने मैनरिज्म के लिए जाना जाता था, लोग उसको बड़ा लोकप्रिय कहते थे, बड़ा उदार कहते थे, भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए बड़ा लोकतांत्रिक कहते थे, वो एक ही बार के बाद वो तत्काल हार जाएगा, मतलब 5 साल का चुनाव, 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद हार जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। या 1977 में आप याद कीजिए कि जब सारे विपक्षी दल के नेता सड़कों पे आए थे, चुनाव लड़ रहे थे, तो दिख रहा था कि इंदिरा गांधी साफ हो रही थी। लेकिन 1980 में जब इंदिरा गांधी जीती, उसके पहले किसी को नहीं लग रहा था कि इतनी गुपचुप लहर जो है वो चल रही है। अभी आप देखिए इस समय जो है बहुत सारी चीजें आपको विजिबल नहीं है, आपको बड़ी बड़ी रैलियां हो सकता है दिख जाए कुछ समय के बाद, अभी शायद शुरू हो जाएंगी, इनकी रोड शो शुरू हो जाएंगे और अभी बहुत सारी रैलियां भी हो रही। लेकिन देखिए कुछ चीजें ऐसी है जो अंडर करंट है, जैसे एक तरह से अमेरिका और जर्मनी के जो संदेश आए हैं वो ये बताते हैं कि 10 साल तक आपने जो कुछ किया, इन चीजों की बातें जो है वो बाहर जाने लग गई हैं। कहा यह गया है कि भाई हेमंत सोरेन के बारे में चर्चा नहीं हुई, छत्तीसगढ़ में भी छापे पड़े ईडी के, उसकी चर्चा नहीं हुई। लेकिन वो ये नहीं जानते कि आपने अरविंद केजरीवाल को अगर उठाया है तो अरविंद केजरीवाल के पास एक ऐसा संगठन है जो बहुत ही वोकल है, वो इन तमाम चीजों का इस्तेमाल करना जानता है, हर मंच पे वो पहुंचना जानता है, इसलिए उसका असर जो है नजर आ रहा है। देखिए कुछ चीजें और हैं, आज ही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है, ILO अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की, उसने बताया है कि भारत में इस समय जो है जितने बेरोजगार है उसमें 82% जो है वो युवा हैं। और युवा का पैमाना है कि जिन्होंने सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास की है, उस लेवल के 82% लोग जो हैं वो सारे के सारे बेरोजगार हैं। 2019 के बाद बहुत बड़ी संख्या में लोग जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में थे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थे, उनका जॉब चला गया है, उनकी इनकम घटी है। ये चीजें जो है अब लोगों को इसलिए रियलाइज होने लग गई है कि अब लोगों को पता चलने लग गया है कि केवल आप बड़ी बड़ी बातें करें, आप विश्व गुरु बने, आप लाल लाल आंखें दिखाइए, आपके सीने का साइज 56 है, ये सब चीजें जो है अब आप देखिए प्रभाव नहीं डाल रही हैं। इसीलिए राम मंदिर वाला जो मामला है वो भी नहीं चल पाया। CAA का मामला आप याद कीजिए कि पहली बार जब लेके आए थे अमित शाह, उसकी कितनी चर्चा हुई थी, उसे लेके पूरा पक्ष विपक्ष दोनों सड़क पर था, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि कागज दिखाओ वरना देश छोड़ो वगैरह वगैरह, वो सब जो कर रहे थे। लेकिन अभी CAA जो लेके आए हैं उसके पक्ष में बोलने वाले अकेले अमित शाह के अलावा किसी का बड़ा बयान ऐसा आया ही नहीं है। और कई मुख्यमंत्रियों ने तो कह दिया कि हम उनको अपने यहाँ शामिल नहीं करेंगे। उसमें एक तरफ ममता बनर्जी भी हैं और नीतीश कुमार का भी स्टैंड है कि CAA वो अपने ही राज्य में लागू नहीं होने देंगे। तो हमको इस समय ये भी देखना होगा कि अंडर करंट क्या है, गुपचुप लहर क्या चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि गुपचुप लहर जो चल रही है, जिसको विजिबल नहीं है, वो दिख नहीं रही है, लेकिन वही शायद मुझे लगता है कि सारा का सारा फर्क पैदा करेगी। और इसलिए अब मुख्य रूप से दो ही परिवर्तन यह है कि विपक्षी दलों ने डरना छोड़ दिया है और दूसरा जो है वो डंके की चोट पे ऐसी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, वो लोगों को सामने ला रहे हैं कि देखिए मोदी जी हम आपके खिलाफ हैं, अब आपको जिसको उठाना है वो उठा लीजिए। तो मुझे लगता है कि यही जो है ये सबसे बड़ा फर्क अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके नतीजों पे करेगा, ऐसा मुझे लगता है। राजू जी। अमलेंदु जी, 2 गिरफ्तारियां होती हैं, एक हेमंत सोरेन, दूसरा वो भी उस समय CM रहते हैं झारखंड के और हालांकि वो इस्तीफा देकर फिर गिरफ्तार होते हैं, और दूसरे अभी अरविंद केजरीवाल। इन सब के बीच एक तीसरा मामला आता है इलेक्टोरल बॉन्ड का। इन तीनों चीज़ों को देखिए, सामने रखिए, और लोकसभा चुनाव और नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी जीत के आने का दावा कहां तक आपको दिखाई देता है? क्योंकि ये तीनों जो चीजें हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला, अगर वित्त मंत्री के पतिदेव कहते हैं, निर्मला सीतारमण जी के पतिदेव कहते हैं कि ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला है, तो थोड़ा सा तो इस पर विश्वास करना ही होगा। वो भी अर्थशास्त्री हैं, छोटे मोटे आदमी नहीं हैं। दूसरा, ये दोनों गिरफ्तारियां हैं। इन सबको अगर आप इनकी क्रोनोलॉजी को समझाइए तो क्या हमको लगता है कि 2024 का चुनाव, जिसके बारे में अभी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी कह रहे थे, इतना आसान है?
अंडर करंट क्या है अमलेंदु उपाध्याय जी? राजीव जी, मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए परिस्थितियां 2004 से भी ज़्यादा खराब होने जा रही हैं, क्योंकि 2004 में राजीव जी तब भी भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ ऐसे लोग थे जो शायद कुछ बहुत सी चीज़ें संभाल सकते थे और बहुत सी चीज़ों को मैनेज कर सकते थे। और 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के रूप में बची हुई थी। आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में बची ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज नरेंद्र मोदी पार्टी में तब्दील हो चुकी है। तो जो भी कुछ रणनीति और जो भी कुछ स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, वो मोदी जी बना रहे हैं या उनके जो सिपहसालार हैं अमित शाह जी वो बना रहे हैं। इन दो के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति का कोई दखल भारतीय जनता पार्टी में दिखाई नहीं पड़ता है। तो सारी रणनीतियां दो ही लोगों को मालूम होती हैं, यही दो लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं और सारे यश और अपयश दोनों के भागीदार यही दो लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर होते हैं। अगर कुछ अच्छा होता है तो भी इन्हीं के खाते में है, कोई बुरा होता है तो वो भी इन्हीं के खाते में है। कोई दूसरा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस स्थिति में नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ अच्छा करे तो उसका यश उसको मिले और अगर कुछ बुरा करे तो उसका अपयश उसको मिले। हालांकि अपयश जब होता है तो दूसरों के गले डालने की कोशिशें की जाती हैं, लेकिन जनता समझ जाती है किसके जिम्मे है। अब ये जो आपने जिन 3 घटनाओं का राजीव ने जिक्र किया, इसमें खासतौर से अगर देखा जाए कि शुरुआत की गई झारखंड से, और उस समय समझा यह गया कि झारखंड में जो किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा वहां से निकल रही है। तो हर राज्य में राहुल गांधी की यात्रा के लिए हालांकि शुरुआत कर दी गई थी बिहार से, जब नीतीश कुमार को अपने खेमे में लाया गया था। शुरुआत वहीं से मानी जा सकती है कि वहां से शुरुआत किए थे, लेकिन ये दोनों ईडी की कस्टडी में गए, हेमंत और अरविंद केजरीवाल। जी राजीव जी, तो उस समय तो ये समझा गया था कि शायद ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा जहां से निकल रही है जिस राज्य से, तो वहां एक गुलदस्ता सजा के रखा जा रहा है राहुल गांधी के लिए कि भाई ये गुलदस्ता आपके लिए रखा है, आपको हमने ये एक झटका दे दिया। लेकिन अब जाकर ये चीजें समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की दिक्कतें सिर्फ ये नहीं थी कि राहुल गांधी की यात्रा निकल रही है और उनको एक बुके जो हर राज्य में जाकर के देना है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छे तरीके से समझ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के सारे मुद्दे फेल होते जा रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास किसी मुद्दे को लेकर के चुनाव में जाने की स्थिति नहीं है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी बातें करते हो, आप देखिए अभी तो कुछ दिन से खामोश है प्रधानमंत्री, लेकिन जब बोल भी रहे थे तो हर रोज उनके मुद्दे बदले हुए होते थे। वो किसी भी एक मुद्दे पे एक दिन नहीं टिक पा रहे थे प्रधानमंत्री, पूरी भारतीय जनता पार्टी नहीं टिक पा रही थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में राजीव जी जिस तरीके से सबने सोशल मीडिया पे अभियान चलाया था कि मैं भी चौकीदार, तो वो 2024 में तो 19 में तो मालूम पड़ता था कि कोई अभियान चल रहा है मैं भी चौकीदार, लेकिन आज कोई मोदी का परिवार जो है लिखे भले ही पढ़े हो, लेकिन मालूम नहीं पड़ता कि कोई आंदोलन के तरीके से या कोई मुहिम के तरीके से वो मोदी का परिवार चल रहा है। क्योंकि मोदी के परिवार के रूप में जो परिवार राजीव जी सामने आ रहे हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड जिस तरीके से खुल करके आ रहे हैं, तो अभी सामने आने लगा है कि मोदी जी का असली परिवार कौन सा है। विपक्ष इस बात को बार बार कह रहा है कि जो मोदी का परिवार आप लेके घूम रहे हैं तो आप नहीं है मोदी के परिवार के सदस्य। मोदी के परिवार के सदस्य वो हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है, और चंदा क्यों उन्होंने दिया है, या तो जिनकी दवाएं फेल हो गई या जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई के छापे थे, तो यानी जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे या भ्रष्टाचार के जो आरोपी कभी रहे होंगे जमानतों पे, ऐसे लोग अब मोदी जी का परिवार है। ये अब आम जनता के जा रही है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो कार्रवाई की गई वो इसलिए की गई कि अरविंद केजरीवाल चूंकि कह रहे हैं कि उन्होंने बाकायदा कहा कि भाई हमारे ऊपर दबाव है कि इंडिया गठबंधन को आप छोड़ दीजिए तो आपके साथ कुछ नहीं होगा। तो ये दबाव था, अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा, उनकी पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कई लोगों ने उनकी पार्टी के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। तो ये दबाव बनाने की कोशिश थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छी तरीके से समझ रही है। जैसा कि मुंबई में राहुल गांधी ने कहा था ये इंडिया गठबंधन बैठा हुआ है, 60% वोट इसके पास है। भारतीय जनता पार्टी राजीव जी अगर उत्तर भारत में भी जीत करके आ रही है तो इसलिए जीत करके आ रही है भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत में कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी विरोधी वोट बिखर रहा था, कई हिस्सों में बट रहा था। इंडिया गठबंधन बनने के बाद आज वो वोट की बिखराव की स्थिति नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि उत्तर भारत में भी उसके लिए अब दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, जो उसकी अपनी बैटल फील्ड समझी जाती थी कि जहां उसको लगता था कि उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। आज चाहे झारखंड का मसला हो, चाहे बिहार का मसला हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें बढ़ गई हैं। हरियाणा हो जहां आपकी 10 की 10 सीटें थी, वहां भी आज आपके लिए दिक्कतें। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छे तरीके से समझ गई है। तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर शिकंजा कसने का मुख्य कारण यह था कि अरविंद केजरीवाल अगर इंडिया गठबंधन से अलग होते हैं तो अरविंद केजरीवाल के इंडिया गठबंधन में आने से जो दिल्ली और गुजरात जहां
दो जगह भारतीय जनता पार्टी के पास 100% सीटें हैं, वहां शायद कुछ डिफरेंसेस होंगे और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अब वो चीजें उल्टी होती हुई नजर आ रही है। दूसरा ये कि राजीव जी, अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाठशाला से पढ़ करके आए हुए हैं और वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस हद तक जा सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। उसकी काट अरविंद केजरीवाल पहले से जानते हैं। तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक दबाव ये भी रहा होगा कि भाई आप जिस पाठशाला से आए हैं तो उस पाठशाला के खेमे में रहिए या फिर जो है आप शांत रहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल को चूंकि महत्वाकांक्षी है, जाहिर सी बात है कि 10 साल के अंदर अगर उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, 2 राज्यों में सरकार है, तो महत्वाकांक्षा और ज्यादा बढ़ गई होगी। तो उसके देखते हुए अरविंद केजरीवाल को भी लगा कि भारतीय जनता पार्टी जो सब कर रही है वो तो पार्टी को खत्म करने की चीजें कर रही है। नहीं, लेकिन ये सारी अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक नहीं 2-2 3-3 बार ये बात रखी थी कि हमारे ऊपर दबाव है कि हम इंडिया गठबंधन छोड़ दें। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने लगातार इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे ऊपर दबाव है कि हम इंडिया गठबंधन छोड़ दें। तो जो आप कह रहे हैं ये बात वो नहीं है, यहाँ बात ये है कि उनके ऊपर ये दबाव है। आज भी अरविंद केजरीवाल अगर शायद छोड़ दें इंडिया गठबंधन, शामिल हो जाएं उस गठबंधन में, एनडीए में, तो बाहर निकल आएंगे, जैसा होता रहा है। जो ट्रेंड है उस ट्रेंड के हिसाब से कह रहा हूं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं राजीव जी, यही उनके ऊपर दबाव था और इसीलिए अरविंद केजरीवाल अच्छी तरीके से समझ गए कि क्या हो सकता है और इस गठबंधन में क्या हो सकता है। तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर दबाव इसलिए था कि अरविंद केजरीवाल अगर यहां से हट जाएंगे तो 2 राज्यों जहां 100% भारतीय जनता पार्टी के पास सीटें हैं वो बची रहेंगी। ये भारतीय जनता पार्टी का असली खतरा था। तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर दबाव यही था कि आप जो है इंडिया गठबंधन को छोड़ दीजिए, इधर आ जाइए तो आप भी मौज कीजिए और हम भी मौज करें। लेकिन अरविंद केजरीवाल को यह स्वीकार नहीं हुआ, इसलिए अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये सारे दाव चले गए हैं। तो यहां पे एक होगा, देखिए राजीव जी, जो इंडिया गठबंधन के अंदर जो लोग हैं, हम लोग भी पहले जिस तरीके की चर्चा करते रहते थे कि जिन लोगों के ऊपर संदेह की नजरें आती थी, मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन को अगर कोई 2 सबसे ज्यादा मजबूत लोग इस समय दिख रहे हैं तो वो एक उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल, ये 2 लोग इतनी मजबूती के साथ उभर करके आए हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की उन राज्यों में रणनीति बिगाड़ दी जहां भारतीय जनता पार्टी 100% सीटें लेकर के एक तरीके से आई हुई थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी को जो है एक तरीके से बहुत बड़ा झटका है और अरविंद केजरीवाल के ऊपर दबाव कुल मिलाकर के यही थे कि आप इंडिया गठबंधन छोड़ दीजिए और मौज कीजिए, जो उनको स्वीकार नहीं हुआ, इसलिए ये सारे दबाव पड़ रहे हैं। जी, प्रशांत टंडन जी, क्या इसको जरा सा और डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटी मारते हैं, फिर हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं, केजरीवाल फिर गिरफ्तार किए जाते हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आता है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कोर्ट के अंदर जितनी सारी चीज़ें होती हैं, लाइव हम सब ने देखा, टेलीकास्ट किया आपने ही इस चैनल पे हम लोगों ने, और उसमें भी हमने देखा कि कैसे फिक्की और एसोचैम जैसी जो व्यापारिक संस्थाएं हैं, संगठन है, इन लोगों ने भी ये आवेदन किया कोर्ट के सामने कि इस पूरे के पूरे जो रिपोर्ट है पूरी इलेक्टोरल बॉन्ड की वो जारी ना हो। ये सब कुछ आता है, अब सब कुछ सामने है। इसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आती है सामने और अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं। वहाँ से एक दूसरा नैरेटिव, दूसरी क्रोनोलॉजी जो है उसको समझें हम। तो आपको लगता है कि यहाँ कुछ करने के चक्कर में बीजेपी जो है वो बुरी तरह फंसती हुई आगे बढ़ती जा रही है, मतलब फंसती जा रही है। भले मीडिया का एक धड़ा इंडिया गठबंधन को कमज़ोर बताता हो, लेकिन इंडिया गठबंधन की रणनीतियों में अभी तक, जब से गठबंधन बना है, मुंबई में हम लोग थे, नाम आया इंडिया, नाम जो है वो बेंगलुरु में आया, उस समय भी हम लोग बेंगलुरु में थे, आप भी थे, मैं भी था, और उसके बाद मुंबई में ये रणनीति और आगे बढ़ती है। इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन, घमंडिया गठबंधन, क्या क्या नहीं कहा गया और अभी भी कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही कहते हैं। लेकिन अब यहाँ से 2 बातें सामने आती हैं जिस पर अपने को विचार करना चाहिए, इस पर उसका विश्लेषण आना चाहिए कि इंडिया गठबंधन के बारे में जितनी भी बातें आई, सारी बातें गलत साबित होती रही। कभी किसी से किसी को लड़ा दिया जाता रहा गठबंधन के अंदर, केजरीवाल को भी कई बार बाहर कर दिया गया। अभी भी जब केजरीवाल गिरफ्तार हुए उसके बाद भी कहा जा रहा था कि केजरीवाल जो हैं वो अब पलट जाएंगे, लेकिन उसके बाद उनकी पत्नी आती हैं, अपनी बात रखती हैं, आज भी कह रही हैं कि कल हम खुलासा करेंगे अरविंद केजरीवाल कि ये शराब का जो पैसा था वो पैसा किधर गया, किसके पास गया, ये सब कहेंगे कोर्ट में।
तो क्या ये सब जो बातें यहाँ मैं रख रहा हूँ, टिटबिट्स रख रहा हूँ, जो पॉइंट्स समझने की जरूरत, जरा आपके जरिए इसको थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए, इसलिए कीजिए कि इससे समझ में हमको आए कि क्या यहाँ मामला वो नहीं है जो दिखाया जा रहा है। जो कह रहे थे डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, जहां तक मुझे ध्यान है, कि ये चुनाव उलझ चुका है, फंस चुका है। देखिए राजीव जी, इंडिया गठबंधन के मामले में मुझे लगता है कि डीबी लाइव या देशबंधु एक अकेला मीडिया हाउस है जिसका फोकस शुरू से एक तरफ रहा है, और वो इस आधार पे रहा है कि हमारी बात होती है, हम पतंगबाजी नहीं करते हैं, हम बातचीत और सूत्रों के आधार पर यहाँ पे बात अपनी रखते हैं। केवल जो है वो काइट फ्लाइंग नहीं है, अटकल नहीं है। इसलिए हम कंसिस्टेंट थे, हमारे सारे साथी लोग भी, कि इंडिया गठबंधन एक रहेगा अंत समय तक। अब देखिए, इतनी बड़ा गठबंधन है, इतनी सारी पार्टियां हैं, तो उसमें एक दो सीट के बारे में कहीं घर्षण, कुछ दो राय होंगी। बिल्कुल। हमारे आपके घरों में डाइनिंग टेबल पे हम लोग खाना खाते हैं तो एक मुद्दे पर 3 राय होती हैं। तो इतनी बड़ी पार्टी में, इतनी बड़े गठबंधन में कुछ तो एक आध सीट पे, 2 सीट पे, 3 सीट पे होगा, लेकिन सिद्धांत के तौर पर ये सब एक हैं, जिसको अभी आप देखिए कि तेजस्वी यादव, लालू यादव ने भी जो है वो साफ साफ कर दिया, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस पूरे ईडी, सीबीआई, वॉशिंग मशीन का पूरा नैरेटिव में 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हो रही राजीव जी। एक तो जर्मनी और अमेरिका को कहना पड़ा कि पारदर्शिता दिखाइएगा कोर्ट में, वो कह रहे हैं हम मॉनिटर कर रहे हैं जी। भारत में इतने बड़े चुनाव हो रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी आप क्लेम करते हैं, सबसे बड़ी पॉलिटिकल अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी के खाते सील किए हुए हैं, अपोजिशन नेताओं के यहाँ ईडी के छापे और गिरफ्तारियां जारी हैं। एक मुख्यमंत्री गिरफ्तार, 2 मुख्यमंत्री आपकी गिरफ्त में हैं, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल। तमाम और नेताओं को आप ईडी में सम्मन दे चुके हैं। अभी जब हम आप बात कर रहे हैं तो महुआ मोर्चा के यहाँ ईडी की भेजने की तैयारी हो रही है जी। तो लगातार ये हो रहा है। 95% केसेस जो ईडी के पास है वो विपक्षी पार्टियों के हैं। तो ये कैसा लेवल प्ले फील्ड है? इलेक्शन कमीशन सरकार की गोद में बैठा हुआ है, उससे किसी बात की निष्पक्षता की उम्मीद जो है करना ही बेकार है। उनके तमाम सारे एक्शन दिखाते हैं। अब उन्होंने सुप्रिया सिनेत और बीजेपी के जो वेस्ट बंगाल के नेता हैं उनको नोटिस दिया है ममता बनर्जी के बारे में टिप्पणी करने के मामले पर। हम देखते हैं कि वो नोटिस दिया है, बड़ी अच्छी बात है। कल नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी ऐसी बातें करेंगे रेडियो में, उनको किस तरीके से आप रोकेंगे मुझे हम लोग को देखना होगा। अदालतों के सामने बड़ा चैलेंज है, सुप्रीम कोर्ट के सामने खासकर, कि ये कैसा न्यायपालिका है जो इस देश में लेवल प्ले फील्ड नहीं दे पा रही है जी। एक समतल जमीन चुनाव लड़ने के लिए सभी पार्टियों को नहीं दे पा रही है। ये क्या रूल ऑफ लॉ चल रहा है देश? ये क्या संवैधानिक स्कीम पर चल रहा है? क्या जो आर्टिकल 324 जो कहता है कि देश में निष्पक्ष तौर पर चुनाव होंगे इलेक्शन कमीशन के तहत, क्या वो हो रहा है? तो सवाल होगा कि नहीं हो रहा है। जवाब ये है कि नहीं हो रहा है, दिख रहा है सामने। और किस तरीके से ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं 2 लाख करोड़ का घोटाला है। अभी एक दर्शक हमारे उस तरफ इशारा कर रहे थे फार्मास्यूटिकल दवा कंपनियों का। 2 लाख क्या, वो तो पता नहीं, उसकी तो कीमत ही नहीं है, क्योंकि वो अगर उन्होंने
उन दवाओं को अप्रूव करा दिया 945 करोड़ रुपए देकर चंदे में। 670 करोड़ रुपए देके 23 फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने 670 करोड़ रुपए देके 23 फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने उन दवाओं के लाइसेंस ले लिए जो टेस्ट लैब में फेल हो गई, उस पैमाने पे खरी नहीं उतरी। अब इसकी कोई गिनती है कि कितने लोगों की जीवन बर्बाद हो गए? बेचे होंगे, बिल्कुल आप जो सही कह रहे हैं। कितने लोगों के जीवन चले गए, कितनी मौतें हो गई होंगी, कितने लोगों ने अपने फिक्स डिपॉजिट तोड़ के वो दवाइयां खरीदी होंगी और अपने परिजनों को बचा नहीं पाए होंगे। इसकी कीमत तो 2 लाख करोड़ के घोटाले से ज्यादा है। बिल्कुल। तो उसका तो अभी पैमाना ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने राजीव जी बहुत बड़ी चुनौती है कि वो ना तो मानवता स्थापित कर पा रहा है, संविधान की जो अपेक्षा है, ना वो रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश कर पा रहा है। एक एजेंसी है जिसके ऊपर कोई कानून, कोई शुचिता, कोई मर्यादा लागू ही नहीं होती है। और हम देख रहे हैं कि वो किस प्रकार से वसूली के पूरे रैकेट में इन्वॉल्व है, कि रेट पड़ती है, फिर वो बॉन्ड देता है, फिर वो केस बंद हो जाता है या उसके केस में कार्रवाई नहीं होती। ये वसूली नहीं तो और क्या है? कल मैं बता रहा था कि किस तरीके से डीएलएफ का मामला था, तमाम कंपनियां हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ी चुनौती है कि वो रूल ऑफ लॉ को, भारत के संविधान को कैसे लागू होता हुआ दिखाए भारत की जनता को। जी, संविधान की पहली लाइन है वी द पीपल। इस वी द पीपल को कैसे दिखाए। और दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात राजीव जी हो रही है, आप उसी मीडिया की जिसकी चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी का मीडिया है, 1 मिनट और लूंगा, उसी मीडिया की जिसको बीजेपी का मीडिया जिसको कहा जाता है, मोदी मीडिया कहा जाता है, उसी मीडिया के विमर्श के हिसाब से 5 दिन का उनके प्रोग्रामिंग देख लें और मुझे कोई बता दे कि साहब बीजेपी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रही है। बिल्कुल। उन्हीं के संपादकों से पूछ ले जिनको कहीं से व्हाट्सएप आता है, जिससे तय करते हैं कि वो आज का शो क्या होगा, हेडलाइन क्या होगी, किसको बुलाएंगे गेस्ट में, क्या क्या ट्वीट करेंगे। उनके बताए हुए भाई उन्हीं के संपादकों से पूछ ले कि भाई बता दो कि भाई बीजेपी और माननीय नरेंद्र मोदी जी किस मुद्दे पर 2024 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मुझे कभी तक समझ में नहीं आया। प्रशांत जी, रोकना चाहूंगा, इस वक्त आतिशी आम आदमी पार्टी की तरफ से जो मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, कई सारे पोर्टफोलियो हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं अभी और हाई कोर्ट के मसले पे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, ईडी के नोटिस के मसले पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। जरा सुन लेते हैं, थोड़ा सा सुनते हैं, फिर आते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर सुनवाई हुई। आज इस हाईकोर्ट की सुनवाई में 2 महत्वपूर्ण चीजें निकल कर आई। सबसे पहली बात, जब अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों ने इस बात को कोर्ट के सामने रखा कि ये गिरफ्तारी गैर कानूनी है, ये गिरफ्तारी गैर लोकतांत्रिक है, ये गिरफ्तारी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इस गिरफ्तारी के पीछे कोई प्रमाण नहीं है, ईडी के पास कोई भी जवाब नहीं था। वो ईडी जो पिछले 2 साल से इस केस की जांच कर रही है, वो ईडी जिसने सैकड़ों अफसर इस केस की जांच में लगाए हुए हैं, वो ईडी जो हजारों जगह रेड कर चुकी है, वो ईडी जो बार बार कोर्ट में आके कहती है कि मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिलनी चाहिए, संजय सिंह को बेल नहीं मिलनी चाहिए, विजय नायर को बेल नहीं मिलनी चाहिए, आज उस ईडी के पास अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों का और हाई कोर्ट के सवालों का कोई जवाब नहीं था। आज ईडी ने कोर्ट से समय मांगा जवाब देने के लिए। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि अब ईडी वापस जाएगी, अपनी कुछ मनगढ़ंत कहानियां बनाएगी, कुछ गवाहों पे दबाव बनाएगी, उन पे प्रेशर बनाएगी कि वो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ गवाही दे कि ईडी कोई भी झूठी सच्ची बात कोर्ट के सामने ला सके। तो आज ये पूरे देश ने देख लिया कि जो ईडी 2 साल से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उसके पास अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों का और दिल्ली हाई कोर्ट के सवालों का कोई जवाब नहीं था, इसीलिए उन्होंने कोर्ट से समय मांगा। आज
जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई से निकल कर आई है, और वो दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में बहुत स्पष्ट तौर पर निकल के आई है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया है। हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में पैरा नंबर 15 में यह स्पष्ट तौर पर लिखा है कि the court is further of the opinion that the present petition raises several issues of legality and validity regarding the arrest and remand of the petitioner, Mr. Arvind Kejriwal. Additionally, we question whether the arrest may be politically motivated and malafide. Court आगे बढ़ के ये भी कहता है कि there are serious and critical questions before this court, and this court, being a constitutional court, must apply its mind to the motive behind the arrest, which is patently illegal and has a direct bearing on the democratic process of impending elections in the country. तो आज कोर्ट ने भी इस बात का संज्ञान लिया है कि जो अरेस्ट ईडी ने किया है, उस अरेस्ट की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर क्या असर पड़ रहा है, उस पर सवाल है। जो अरेस्ट ईडी ने किया है उसकी लीगैलिटी पे सवाल है, जो अरेस्ट ईडी ने किया है उसकी पॉलिटिकल मोटिवेशंस पर सवाल है। ये बात आज हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कही है और इस बात का हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। हमें खुशी है इस बात की कि इस देश के न्यायालय ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है, भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल हथियार ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, आज उस गिरफ्तारी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सवाल उठाए। हम इस बात का भी स्वागत करते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को सिर्फ 1 हफ्ते का समय दिया है जिसमें उनको अपना जवाब दर्ज करना है। 2 तारीख तक उन्हें अपना जवाब दर्ज करना होगा और हाई कोर्ट ने कहा है कि वो 3 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर अपना फैसला सुना। तो सुन रहे थे आप लोग सीधा वही तमाम बातें, लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ की ईडी पर सवाल उठाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट और 1 हफ्ते 3 तारीख को 3 अप्रैल को जवाब देना है ईडी को और पेशी है फिर से इसी मसले पे। लेकिन पहली दफा ऐसा लग रहा है कि ईडी पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। जल्दी से प्रशांत टंडन जी, फिर सुनील शुक्ला जी आपके पास आता हूँ। बहुत सीरियस ऑब्जर्वेशंस हैं राजीव जी हाई कोर्ट के। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पे उसके मोटिव पे सवाल खड़ा किया है और सबसे बड़ी बात कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो भी केस है उसके सबसे बड़ा जो उनके पक्ष में बात अभी जा रही है, जब उनको गिरफ्तार किया तब ये बात नहीं थी कि अरबिंदो फार्मा का जो एमडी है जो गिरफ्तार हो चुका था, जिसने पार्टी को चंदा दिया बीजेपी को, उसके चंदे के बाद शरद चंद्र रेड्डी है, चंदा देने के बाद वो सरकारी गवाह बन जाता है। उसकी सरकारी गवाही के आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। तो इलेक्टोरल बॉन्ड ने उसकी सरकारी गवाह की विश्वसनीयता पर को छलनी कर दिया एकदम। अभी ये मामला तो हाई कोर्ट ने इसको अपने ऑब्जर्वेशन में लिखा ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये और बहुत गंभीर ऑब्जर्वेशन, इलेक्शन के बीच में ईडी ने जो गिरफ्तार किया उस पर सवाल खड़े किए। ये बहुत गंभीर ऑब्जर्वेशन है हाई कोर्ट के। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गंभीर ऑब्जर्वेशन। और जो आप पीसी सुन रहे थे दोस्तों, ये आतिशी दिल्ली की मंत्री और अब चूंकि हाई कोर्ट का जो नोटिफिकेशन है, जो नोटिस है वो सामने था, फैसला सामने था और उस नोटिस की कॉपी है जिस को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी अभी आतिशी की तरफ से। सुनील शुक्ला जी, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले में? बहुत सारी चीजें, लेकिन सब एक दूसरे से क्लब हो रही हैं। देखिए, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो, चाहे कोर्ट की तल्ख टिप्पणी ईडी के ऊपर हो, अब कम से कम थोड़ी सी उम्मीद की किरण दिखाई देती है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी ऐसी ही बात होती थी। 15 नवंबर 2023 को मुझे जहां तक ध्यान है इलेक्टोरल बॉन्ड पे फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और 15 फरवरी को फैसला आता है
किसी को उम्मीद नहीं थी, हम लोग भी कई बार चर्चा करते थे इस कार्यक्रम में भी, उम्मीद नहीं थी कि ये फैसला ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा। आया फैसला, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो लताड़ लगाई खासकर एसबीआई को, वो भी हमने देखा। और अब ईडी के मामले में कहा जा रहा है कि ईडी के मामले में इतनी मतलब कानून इस ढंग से ईडी को संरक्षित करने का पूरा जो वहाँ पे इंतज़ाम कर चुका है, तो क्या उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट नहीं है? वो चाहे तो इस कानून को फिर से इसकी समीक्षा के लिए इस पे अपना फैसला सुना सकता है। और क्या जितनी सारी चीज़ें आ रही हैं, जितने तार जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं संदेह की किरण जो है, वो संदेह की सुई जो है वहीं पर जाके नहीं अटक रही है, जहां पर एक आदमी को आप गिरफ्तार करते हैं, फिर वो आपको चंदा देता है, फिर वो आपका अप्रूवर बन जाता है, उसके बाद आप किसी और को गिरफ्तार कर लेते हैं। एक आदमी को आप फिर नोटिस भेजते हैं, वो आपको चंदा देता है और फिर वो आपके यहाँ आ जाता है, आप उसको टिकट दे देते हैं। ये एक नहीं, ये तो लंबी फहरिस्त है। तो इस पे कानून आज ना कल तो इस पर अपना रुख जो है वो कड़ा रुख अख्तियार तो कर सकता है ना। और उसमें क्या ये पहली कड़ी है? दिल्ली उच्च न्यायालय ने तो आज कहा ही, और इस सबके जहन में सवाल है कि इस गिरफ्तारी से लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे क्या असर पड़ा है। ये बड़ा सवाल है। आप इस गिरफ्तारी के समय के औचित्य को लेकर के तो सबके मन में सवाल है कि यह मामला तो आज कल परसों में दर्ज हुआ नहीं है, ये कई वर्षों का मामला चलता चला आ रहा है जी। चुनाव के मौके पर इस गिरफ्तारी की क्या औचित्य है? क्या अरविंद केजरीवाल देश छोड़ के भाग रहे थे? क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई ऐसे सबूत मिले हैं कि इस जांच प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे थे? आपने कई सम्मन दिया, अरविंद केजरीवाल ने आपसे सवाल पूछा कि आप मुझे क्यों बुलाना चाहते हैं, मैं अपराधी हूं, मैं आरोपी हूं, मैं गवाह हूं, किस रूप में आप बुलाना चाहते हैं? आपने कोई जवाब नहीं दिया, पब्लिक डोमेन में कोई बात सामने नहीं आई। तो जो बात अभी कही जा रही है, जो टिप्पणी किया अपने आदेश में उच्च न्यायालय ने, ये महत्वपूर्ण है। इस गिरफ्तारी के समय को लेकर के निश्चित रूप से सवाल खड़े किए जाने चाहिए कि जब पूरे देश में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, उस समय किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी या एक राजनीतिक दल के एक नेता की गिरफ्तारी, जिसका असर जो कम से कम 2 राज्यों में सरकार चला रही है और जिसका कई राज्यों में वोट प्रतिशत है, उसको आप गिरफ्तार करके क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या ये चुनाव या लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश नहीं है? और निश्चित रूप से ईडी को लेकर के जो सवाल पैदा किया है दिल्ली हाई कोर्ट ने, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या ईडी उस कानून पीएमएलए कोर्ट की संवैधानिक विधिक समीक्षा के लिए तो ऑलरेडी एक मुकदमा है, वह उस सर्वोच्च न्यायालय ने उसको खारिज नहीं किया, वो विचाराधीन है, उस पर विचार चल भी रहा है। लेकिन जो दिल्ली उच्च न्यायालय ने बात कही है कि आप किसी को किस बिना पर आप गिरफ्तार करेंगे और आप इसका जवाब दीजिए, जो सवाल अरविंद केजरीवाल ने अपनी पिटीशन में खड़े किए हैं। अमूमन आमतौर पर अब तक इतने मामले आए हैं, ये उच्च न्यायालय के स्तर पर ही खारिज हो गए हैं जी, क्योंकि पीएमएलए कोर्ट कानून के तहत ही इस तरह की स्थिति बनती ही नहीं किसी के लिए। तो या उस कानून की ही स्थिति है कि लोगों को सीबीआई या अन्य एजेंसियों से गिरफ्तार नहीं किया जाता, माध्यम से नहीं गिरफ्तार किया जाता, ईडी के माध्यम से लोग गिरफ्तार करते हैं। ये भी सरासर दुरुपयोग है कि जो जांच एजेंसी बनी थी मनी लॉन्ड्रिंग के केस के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग का कोई ट्रेल ही नहीं मिल रहा है और आप लगातार कार्रवाई पे कार्रवाई किए जा रहे हैं। दूसरी चीज बिल्कुल तथ्य यह है कि यह कार्रवाई इस बिना पर है कि वह इंडिया दल समूह में शामिल हो गए। इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं। आम आदमी पार्टी ने अगर यह कहा कि मेरे ऊपर इंडिया दल समूह में शामिल नहीं होने के लिए दबाव था, तो ये भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करती है। अगर आप मनोज तिवारी जी के बयान को सुनिए तो कहते हैं कि उन्होंने कई बार कहा था कि इंडिया दल समूह में शामिल नहीं होंगे, लेकिन वो शामिल हो गए। भाई कोई राजनीतिक दल कहां रहेगा, कहां नहीं रहेगा, ये आप तय करेंगे। और अगर वो इंडिया दल समूह में शामिल हो जाएगा तो आप इसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करना शुरू कर देंगे। कैसे स्वीकार किया जा सकता है इसको, और क्यों स्वीकार किया जाना चाहिए?
सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के सामने जो सवाल खड़े किए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन उससे बड़ा सवाल उस कानूनी सवाल के साथ साथ जो राजनीतिक सवाल खड़े हो रहे हैं वो तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में वह सवाल अति महत्वपूर्ण है। इस देश में लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए आवश्यक है कि आप राजनीतिक दलों को उनकी गतिविधियों को संचालित करने के लिए पूरी आजादी दें। यह सरकार की जिम्मेदारी है, निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि हर राजनीतिक दल अपने अपने राज्यों में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने इलाके में, अपने अपने तरीके से अपने राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करें। एक कैसे स्वीकार किया जा सकता है कि किसी राजनेता को गिरफ्तार कर लीजिए और ऐसे कानून के तहत गिरफ्तार कर लीजिए कि उसके खिलाफ उसको जमानत भी ना मिलने पावे, कोई कानूनी राहत भी ना मिलने पावे। तो ईडी को जो उच्च न्यायालय ने जो नोटिस जारी किया है यह बहुत महत्वपूर्ण है। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण मैं मानता हूं कि जो इंडिया दल समूह की प्रतिक्रिया आई है, इंडिया दल समूह ने इस पूरे मसले को लेकर के दोनों राजनीतिक दलों पे हमले को लेकर के जो 31 तारीख को रैली आयोजित की दिल्ली में, दिल्ली की रैली इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि पटना और मुंबई के बाद एक ऐसी बड़ी रैली फिर से होने जा रही है जिसमें इंडिया दल समूह के सभी सदस्य शामिल होंगे, जो सभी उसमें शामिल होने की का ऐलान कर चुके हैं और जिसका संदेश पूरे देश में जाएगा। चुनाव के मौके पर इस तरह के राजनीतिक आयोजन का बहुत ही महत्वपूर्ण एक भूमिका होती है एक माहौल बनाने के लिए। निश्चित रूप से ये बात सही, दीपक जी जो बात कर रहे थे कि जब सत्ता परिवर्तन की स्थिति होती है तो कई बार हमको पता नहीं चलता, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी जो आज माहौल बनाए हुए है केवल अपने प्रचार के बूते पर इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला हुआ जो अनाप शनाप पैसा है उसका जो दुरुपयोग है वो साफ साफ दिख रहा है कि आपने एक ऐसा माहौल बना रखा है अपने समर्थकों के बीच में कि आप पराजय हैं। लेकिन अगर आप विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को तोड़ करके अपने पास ला रहे हैं, आज आम आदमी पार्टी के एकमात्र लोकसभा सदस्य जो पंजाब में थे रिंकू जी, उनको तोड़ लिया आपने जी, उनका आप उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं। अरे यहाँ तो खुद ही बहुत बड़ी पार्टी है दुनिया की और आप 1 और 2 सांसद वाली पार्टी के सांसदों को भी आप तोड़ने पे आमादा हैं। आप उनको तोड़ते हैं और तोड़ करके अपने उनको उम्मीदवार बना देते हैं। आपको क्राउड पुलिंग करने वाले प्रतिनिधियों की, नेताओं की या व्यक्तियों की आवश्यकता है। तो यह जो आप माहौल एक माहौल बना रखा है कि आएगा तो मोदी, यह पूरी तरह से निराधार है। यह एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई है, अपने लोगों के अपने समर्थकों के बीच में यह दिया जाने वाला संदेश है जी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, कांग्रेस के बैंक खातों को सीज किया जाना, इन सभी घटनाओं का असर उन लोगों के ऊपर बहुत गंभीर रूप से पड़ा है जो इस देश में लोकतंत्र को बनाए रखना चाहते हैं, जो लोगों की व्यक्तिगत आजादी में विश्वास रखते हैं, जो इस देश के संविधान में आस्था रखते हैं, जिन्हें व्यक्ति की निजी आजादी को लेकर के गंभीर चिंतन है। ये सामान्य घटनाएं नहीं है और ये घटनाएं इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब ये चुनाव के दौरान घटित होती है। अगर एक तरफ तो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको कमजोर करने की कोशिश और चुनाव की प्रक्रिया को भी प्रभावित करने की अगर एक कोशिश होगी तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोगों के लिए ये बहुत ही गंभीर विषय हो जाएगा जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गंभीर विषय और इस विषय पे हम चर्चा कर रहे थे दोस्तों पिछले 1.5 घंटे से और इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं सुनील शुक्ला जी।